हेलो गाइस, दिस इज़ डिफेंस डीसी। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री का जो पार्ट 2 है उसके लेक्चर नंबर 7 की, जिसमें हम थीम 7 जिसका नाम है एन इम्पीरियल कैपिटल द विजयनगर एम्पायर, उसके बारे में हम बात करेंगे। अब देखिए, इसमें ऐसे लिखा हुआ है 14 to 16 सेंचुरी, तो उसमें समझ जाइए यहाँ जहाँ से 14 सेंचुरी से लेकर 16 सेंचुरी, मतलब ये 300 साल का जो वक्त है ये इसमें कवर होगा। ठीक है, अब देखिए इसमें लिखा हुआ पहले विजयनगरा और द सिटी ऑफ विक्ट्री। ठीक है, देखिए नाम से समझ आ रहा है विजयनगर द सिटी ऑफ विक्ट्री। एम्पायर वाज फाउंडेड इन द 14th सेंचुरी। ठीक है, और ये नॉर्थ में कृष्णा रिवर से लेके जो सदर्न मोस्ट पेनिसुला है, अपने इंडिया का जो नीचे का हिस्सा है केरला और तमिलनाडु से होते हुए, वहाँ तक ये फैला हुआ था। ठीक है जी, 1565 में सिटी तहस नहस हो गई थी और एकदम डेजर्ट हो गई थी किसी आक्रमण के जरिए। वो युद्ध क्या हुआ उसके बारे में भी आगे इस चैप्टर में बात करेंगे। ठीक है, अब ये जो पूरा का पूरा जो एम्पायर है या पूरी की पूरी जो सिटी है, ये कृष्णा और तुंगभद्रा रिवर के बीच में फैली हुई है। मैंने आपको पहले भी कभी शायद बताया हो कि दो रिवरों के जो बीच के जो हिस्सा होता है उसे दोआब बोलते हैं। तो ये पूरा का पूरा एम्पायर कृष्णा तुंगभद्रा दोआब के बीच में आता है। ठीक है, अच्छा, इस एम्पायर को हम्पी नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब ये हम्पी नाम जो ड्राइव हुआ है वहाँ की एक लोकल मदर गॉडेस पंपा देवी से ड्राइव हुआ है ये नाम। ठीक है, तो आपको रिमेंबर रखना है, जो जो मैं बता रहा हूँ बस उसको अंडरलाइन कर लेना है। अच्छा, देखते हैं द डिस्कवरी ऑफ हम्पी, कैसे डिस्कवरी हुई इसकी। तो 1800 में एक इंजीनियर और एक अंग्रेज़ था कोई, इसका नाम था कर्नल कॉलिन मैकेंजी। वो गया था इस जगह पे, उसने वहाँ पर रिम्स वगैरह देखे इस सब के, तो उसने कहा कि ये क्या है। फिर एक मंदिर था वहीं पर जिसका नाम है विरूपाक्षा टेम्पल। उसके प्रीस्ट से उसने पूछा, उसने बताया कुछ कि यहाँ पे ऐसे करके कोई राज्य हुआ करता था, और विरूपक्ष जो टेम्पल है उसमें सैन बनी हुई है किसकी, पंपा देवी की। ठीक है, और विरूपक्ष एक देवता का नाम, पंपा देवी एक देवी का नाम है, उनका मंदिर है। तो वहाँ जाके एक पुजारी से इसने पूछा, तो फिर बात हुई इनकी, तब इसको पता चला कि यहाँ पे कोई ऐसे एम्पायर हुआ करता था। अच्छा, फिर इसने जो भी डिटेल वहाँ से मिली उसको कंपेयर किया कई सारे फॉरेन ट्रैवलर्स के अकाउंट से और कई सारे लिटरेचर से जो तेलुगु, कन्नड़ा, तमिल और संस्कृत में लिखे हुए थे। ठीक है जी, अच्छा, कर्नल कॉलिन मैकेंजी के बारे में आप एक बात जान लीजिए, 1815 में फर्स्ट सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया बने थे। ठीक है, इन्होंने एक लाइन बोली थी, क्या बोला था, ही सेज दैट इट स्ट्रगल्ड लॉन्ग अंडर द मिजरीज ऑफ बैड मैनेजमेंट बिफोर द साउथ केम अंडर द बिनाइन इन्फ्लुएंस ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। उसने अपनी गवर्नमेंट की तारीफ करते हुए ये बोला कि ये जो यहाँ के जो रिम्स हैं, ये हम्पी के या जो विजयनगर एम्पायर है, ये बहुत ही बैड मैनेजमेंट से गुजरा है जब तक ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के एक अच्छे इन्फ्लुएंस के अंदर नहीं आ गया। ऐसा इसने बोला था। अगर ये स्टेटमेंट डाल के आपसे पूछ लेता है कि ये स्टेटमेंट किसने बोला, तो आपको टिक करना है कर्नल कॉलिन मैकेंजी। ठीक है जी, अच्छा, और इसके बारे में कुछ बात करते हैं इस एम्पायर के बारे में। देखिए इसका टाइटल है रायाज, नायकाज एंड सुल्तान्स। देखिए क्या है, 1336 में दो ब्रदर थे जिनका नाम था हरिहर और बुक्का, उन्होंने विजयनगर एम्पायर को फाउंड किया था। ठीक है, तब जाके यहाँ से स्थापना हुई। लेकिन उस वक्त कोई इतना बड़ा ये रूलर, मतलब इतना बड़ा बड़े रूलर नहीं थे, ये छोटा सा एम्पायर था उस वक्त तो। अच्छा, और उस वक्त जो इनके कंटेम्प्रेरी जो किंग थे, जैसे अब आप देखिए जैसे इंडिया का मैप, उसमें विजयनगर एम्पायर तो बीच में है। इसके अगर आप नॉर्थ ईस्ट में देखेंगे तो इधर उड़ीसा पड़ता है। उड़ीसा के जो रूलर थे उनको गजपति रूलर बोलते थे। गजपति, गज होता है ना एलिफेंट। अच्छा, और ऊपर की तरफ काफ़ी सारे सुल्तान थे, क्योंकि बाद में कई सारी सल्तनत, दिल्ली सल्तनत वगैरह हो गई थी। मुग़ल तो तब तक खैर नहीं आए थे यहाँ पे बाबर, लेकिन दिल्ली सल्तनत चल रहा था तो काफ़ी सारे ऊपर सुल्तान भी थे। तो उस वक्त और जो जो मतलब साउथ के जो सुल्तान होते थे उनको बोलते थे सुल्तान ऑफ दक्कन। तो दक्कन के सुल्तान और गजपति रूलर उड़ीसा के, ये इनके क्या थे, कंटेम्प्रेरी थे। ठीक है बेटा, अच्छा, इसका एक दूसरा नाम जो कई हिस्टोरियन देते हैं विजयनगर एम्पायर का, इसका नाम बोलते हैं कर्नाटका साम्राज्यम। तो ऐसा अगर लिखा है तो आपको समझ जाना है कर्नाटका साम्राज्यम किसको बोलते हैं, विजयनगर एम्पायर को। अच्छा, ये आप फोटो देख सकते हो, इसमें कर्नल कॉलिन मैकेंजी छपा हुआ है। ठीक है, उनके साथ कुछ इंडियंस भी छपे हुए हैं। अच्छा, अब देखिए ये इतने सुंदर सुंदर मंदिर हैं साउथ के, इन सब के बारे में भी आगे चैप्टर में बाद में करने वाला हूँ। अच्छा, तो अभी आप एक चीज़ देख सकते हैं, जस्ट देखिए इधर का एक पैराग्राफ इसमें लिखा हुआ है एलिफेंट्स, हॉर्सेस एंड मैन। जैसे अभी उड़ीसा की तरफ के जो रूलर थे उनको गजपति रूलर बोला जाता था, मतलब लॉर्ड ऑफ एलिफेंट। ठीक है, उड़ीसा वालों को जो सुल्तान थे जो दक्कन के, उन्हें अश्वपति बोला जाता था, लॉर्ड ऑफ हॉर्सेज।
और ये खुद जो लोग थे विजयनगर वाले, ये अपने राजाओं को राया बोलते थे, जिसका मतलब होता था नरपति, लॉर्ड ऑफ मैन। तो आपको गजपति कहाँ के रूलर, उड़ीसा के। दक्कन के सुल्तान असुवती, लॉर्ड ऑफ हॉर्सेज। एंड जो विजयनगर के जो राजा थे जिनको राया बोलते थे, जैसे कृष्णदेव राय वगैरह, उनके बारे में आगे हम पढ़ेंगे, उनको नरपति बोलते थे, ठीक है, जिसका मतलब है लॉर्ड ऑफ मैन। ये तीनों के तीनों इनके नाम थे। अब ऐसा नहीं है, अब देखिए काफ़ी बड़ा विजयनगर एम्पायर हुआ, काफ़ी सारे नायक भी थे इनके। अब वो नायक के बारे में आके बताऊंगा आपको कि इन्होंने छोटे छोटे मिलिट्री कमांडर बनाए हुए थे, जिससे अच्छी तरह से एरिया को कंट्रोल किया जा सके। तो नायक वगैरह बनने से पहले कई जगहों से कई राजाओं ने खुद के एरिया को बहुत ही इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया था। कई छोटे छोटे राज्य भी उठने लगे विजयनगर के बीच में से ही। जैसे तमिलनाडु में एक राज्य उठा जिसको चोला एम्पायर बोलते हैं, ये चोला थे तमिलनाडु के। कर्नाटका के होसल्याज। तो ये आपको अगर आ जाता है कि अब मैच द फॉलोइंग में अगर क्वेश्चन आ जाता है कि चोला कहाँ के थे, तमिलनाडु में उठने लगे। ये होयसालास जो हैं ये कर्नाटका में, ये भी आपको टिक कर देना है। अच्छा, विजयनगर एम्पायर के राजा जो हुए उन्होंने काफ़ी मंदिरों वगैरह में बनाने में काफ़ी शुरू से रुचि रखी है। तो जैसे इन्होंने कई मंदिर बनवाए हैं, जिनमें इन दोनों मंदिरों के नाम लिखे हुए हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अब जैसे किताब में लिखा हुआ है तो पता ही होना चाहिए। इस मंदिर का नाम है ब्रजेश्वरा टेम्पल, जो कहाँ पे है, थंजावुर साउथ की तरफ, ठीक है। एक है चेनकेश्वर टेम्पल, ये कहाँ पे है, बेलूर में। ये आपको याद रख लेना है, ठीक है। और ये मैंने आपको बता दिया, द रूलर्स ऑफ विजयनगरा हु कॉल्ड देमसेल्फ रायाज built on the traditions and carried them as well, we will see, literally to new heights। अब अगला जो पैरा है इसका नाम है किंग एंड ट्रेडर्स। एक बार देखते हैं क्या लिखा हुआ है इसमें। देखिए हॉर्सेस की इंपॉर्टेंस शुरू से बहुत ज़्यादा थी एरिया में। हॉर्सेस काफ़ी अच्छे होते हैं ट्रैवल करने के लिए भी, और युद्ध में भी काफ़ी काम आते हैं। तो हॉर्सेस जो थे वो कहाँ से मंगाए जाते थे ज़्यादातर, अरेबिया के, अरब जो देश थे वहाँ से। वहाँ के घोड़े बहुत अच्छी नस्ल के आते थे, वहाँ से ये लोग घोड़े मंगाते थे। अच्छा, अब देखिए एक चीज़ है, कई सारे मर्चेंट होते थे जो घोड़ों को बेचने आते थे। उनको साउथ की तरफ उनका नाम है स्पेशली कुदिरई छेत्ती। अगर आपसे पूछता है कुदिरई छेत्ती क्या है, हॉर्स मर्चेंट जो होते हैं उनको कुदिरई छेत्ती बोलते हैं, ठीक है। ये आप अंडरलाइन कर सकते हो। अच्छा, बाद में फिर जब अंग्रेज़ यहाँ पे आ गए, अंग्रेज़ों से मतलब है यूरोपियन, अंग्रेज़ मतलब ब्रिटिशर नहीं, पुर्तगाल से जो पोर्टुगीज़ आए थे मैं उनकी बात कर रहा हूँ। फिर उन्होंने भी काफ़ी अलग किस्म के घोड़े वगैरह लेके आए, इसको भी आप मार्क कर सकते हो। अच्छा, अब जैसे बात करें, फिर जैसे जैसे यूरोपियन यहाँ पे आने लगे, अंग्रेज़ वगैरह आए। अब आपको पता है 1500 में ही फर्स्ट ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई थी, जो पोर्तुगीज़ की कंपनी थी, जब वास्को द गामा ने इस जगह को ढूंढ लिया था। तो फिर उनका भी काफ़ी इंटरफेयर बढ़ने लगा। उनकी बहुत ही सुपीरियर मिलिट्री टेक्नोलॉजी थी, ठीक है। अच्छे खासे घोड़े थे उनके पास, अच्छी बंदूकें थी। तो फिर उनकी वजह से भी उस वक्त की जो पॉलिटिक्स है विजयनगर की, उसमें भी काफ़ी चेंजेस वगैरह आए। इसके बारे में थोड़ी बहुत बात इस चैप्टर में आगे की जाएगी। देखते हैं अगले पैराग्राफ को। जैसे बड़ा जो बताते जा रहा हूँ ना, उस पर अंडरलाइन कर लीजिए, उससे बाहर कुछ आ ही नहीं सकता है ना। एक एक वर्ड मैंने पहले ही खुद ही पढ़ लिया है। अब जैसे इसे देख सकते हो, द अपोजियन डिक्लाइन ऑफ द एम्पायर। देखते हैं कई तरह की डायनेस्टी हुई है। देखिए एम्पायर तो होता है कोई जगह, उसमें अलग अलग तरह के जो साम्राज्य होते हैं। जैसे पहले किसी और ने कब्जा लिया उसको, जैसे दिल्ली को किसी वक्त में राजपूतों का राज था, फिर दिल्ली सल्तनत, फिर मुगल। तो अलग अलग तरह की डायनेस्टी आ गई ना, लेकिन दिल्ली तो दिल्ली है, ठीक है। इसी तरह से विजयनगर तो जगह का नाम है, तो उसमें डायनेस्टी थी काफ़ी। पहली जो डायनेस्टी थी उसको बोलते हैं संगम डायनेस्टी, जिसका कंट्रोल रहा था 1485 तक। आपको याद होना चाहिए 1336 में मैंने आपको पहले ही बताया था, हरिहर और बुक्का दो ब्रदर थे, उन्होंने इसको फाउंड किया था। लेकिन उसके बाद जो पहली जो डायनेस्टी बन के आई थी वो संगम डायनेस्टी आई थी, ठीक है। उसके बाद संगम के बाद आई सुलुवा, ठीक है, जो कब तक रहे 1503 तक। और फिर उसके बाद आई तुलुवा, और जो कृष्णदेव राय नाम का जो राजा था वो तुलुवा डायनेस्टी से ही बिलोंग करता था। ये बात आपको समझ आएगी। उसके बाद आपको मैं बता दूं, द लैंड बिटवीन तुंगभद्रा एंड कृष्णा रिवर, जिसको कृष्णा तुंगभद्रा दोआब बोलते हैं, या दूसरा नाम है उसका रायचढ़ दोआब, ठीक है। उसको एक्वायर कर लिया 1512 में एक नई तरह की डायनेस्टी ने, जिनका नाम क्या था, अराइविडो डायनेस्टी, ठीक है। तो आपको इन लाइन से आपसे पूछ ले कोई कि भाई देखिए मैंने अभी आपको बताया सबसे पहले कौन सी डायनेस्टी आई थी यहाँ पे, संगम डायनेस्टी। संगम के बाद सुलुवा, फिर तुलुवा। अभी आगे बढ़ेंगे अराइविडो के बारे में, जहाँ से ख़त्म हो गया था साम्राज्य पूरा। उनको याद किस तरह से रख सकते हो आप एक ट्रिक है इसकी, ऐसे समझ लीजिए। SST में किसी स्टूडेंट को क्या ग्रेड मिली, A ग्रेड। SST में A ग्रेड। संगम, सुलुवा, तुलुवा और अराइविडो। अराइविडो के बारे में आगे बात होगी। तो आपने ये पढ़ लिया कि तुलुवा डायनेस्टी हो गई। कृष्णदेव राय जो राजा थे, कृष्णदेव राय का नाम काफ़ी साउथ में सुनने को मिलता है, काफ़ी फेमस, बहुत प्रतापी राजा, वो तुलुवा डायनेस्टी से थे, ये मैंने बता दिया। कृष्णदेव राय ने ही साम्राज्य का बहुत ही एक्सपेंशन किया, कंसोलिडेशन किया, ठीक है जी।
कृष्णदेवराय के समय पे ही उन्होंने ये कृष्णा और तुंगभद्रा के बीच का ये पूरा का पूरा रायचूर दोआब है इसको कब्जा लिया। ये है इस पूरे पैरा का मतलब। अच्छा, काफ़ी अच्छे अच्छे इन्होंने इम्प्रेसिव गोपुरम बनवाए। ये गोपुरम क्या होता है मैं आपको बताऊंगा आगे, आप बस देखना कितनी अच्छी चीज़ है गोपुरम। अच्छा, गोपुरम बनवाए। गोपुरम बेसिकली क्या होता है, एक मंदिर का गेट होता है। साउथ में आपने देखा होगा कि मंदिर का एक बहुत ही लंबा सा यूं करके गेट होता है, ऐसे ऐसे बहुत अलग ही तरह का। असली में ये मंदिर नहीं है, मंदिर का बस गेट है, मंदिर तो अंदर बस छोटा सा है, तो इनको गोपुरम बोलते हैं। साउथ में ऐसे ऊंचे गेट बनवाने की एक बहुत ही पुरानी वो है, एक तरह से समझ लीजिए रीति रिवाज है एक तरह का, आप समझ सकते हो। अच्छा, और क्या बनवाया कृष्णदेवराय ने? आपको ये पता होना चाहिए रायचूर दो आपको किसने कब्जाया था? कृष्णदेवराय ने, ठीक है, ये मैंने बता दिया। काफ़ी गोपुरम बनवाए थे उन्होंने, और एक टाउन फाउंड किया था जिसका नाम था नगलापुरम। विजयनगर एम्पायर में एक नया टाउन था जिसका नाम क्या था? नगलापुरम। टाउन मतलब कोई कस्बा टाइप का उन्होंने फाउंड किया था, इसको नगलापुरम बोलते हैं, उसकी मदर के नाम पे, ठीक है जी। मदर के पीछे से मदर की याद में या माता की याद में एक नगलापुरम नाम का टाउन बसा दिया। आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है इसमें। कृष्णदेवराय बहुत इंपॉर्टेंट है। कृष्णदेवराय के हमने काम देख लिया, तुलुवा डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। संगम सुलुवा फिर तुलुवा, समझ रहे बात को? अच्छा, कृष्णदेवराय की डेथ हो जाती है 1529 में। उसके सक्सेसर जो होते हैं रेबेलियस नायकास और मिलिट्री जो चीफ हैं। देखिए नायक क्या है, नायक क्या होता है, एक नायक सिस्टम था विजयनगर एम्पायर में कि इन्होंने अब पूरे इतने बड़े राज्य को कब एक साथ कैसे संभाल के रखे, तो बहुत सारे जो मिलिट्री कमांडर थे उनको कुछ कुछ एरिया दे दिया था, उनको नायक बोलते थे। वो अपने अपने एरिया में से टैक्स कलेक्ट करते थे, उस टैक्स में से ही अपनी सैलरी काट लेते, जो भी उनका खर्चा होता था या जो भी उनको पैसे लेने होते थे, बचा हुआ सब वो राजा को दे देते थे इस तरह से। और राजा उनका ट्रांसफ़र भी करते रहते थे, जिससे ये दिखता रहे कि राजा की भी पावर चल रही है। लेकिन जब कृष्णदेवराय की मौत हो गई, अब देखिए इस पैराग्राफ का नाम ही क्या था, अभी हमने ऊपर देखा, द अपोजी एंड डिक्लाइन ऑफ द एम्पायर, कि सबसे पीक भी देखा हमने उसका कि किस तरह से कृष्णदेवराय के टाइम पे सबसे बेस्ट समय आया था इसका तुलुवा डायनेस्टी का के टाइम पे, और फिर सबसे बेकार वक्त भी देख रहे हैं। बेकार वक्त ये था जैसे कृष्णदेवराय की मौत हुई 1529 में, उनके जो सक्सेसर थे वो परेशान हुए किससे? रेवेलियस नायका से। जो नायक जो थे और या मिलिट्री जो चीफ थे उन्होंने विद्रोह कर दिया उनके खिलाफ। अच्छा, और एक नई तरह की डायनेस्टी आई, अराइवड डायनेस्टी, ठीक है जी। इतना क्लियर हो गया, अराइवड डायनेस्टी आ गई। अराइवड डायनेस्टी का एक किंग था जिसका नाम था राम राय। यही आदमी के समय में विजयनगर एम्पायर ख़त्म हुआ है 1565 में, राम राय बोलते हैं। इसने बैटल ऑफ तालीकोटा लड़ा था, तालीकोटा का बैटल लड़ा था किसके साथ? मैंने आपको बताया था कि इनके ऊपर दक्कन के सुल्तान थे काफ़ी, तो जब तक ये एंड का वक्त आया रायवुड डायनेस्टी बनी, उस वक्त ऊपर 5 मुस्लिम एम्पायर टाइप के बन गए थे। गोलकोंडा था, अहमदनगर था, बीजापुर था, बेरड़ था, ऐसे करके 5 वो थे एम्पायर सुल्तानों के, उनके खिलाफ उन्होंने लड़ाई छेड़ दी, ठीक है। तो सुल्तान किसके अगेंस्ट हो गए? विजयनगर एम्पायर के अगेंस्ट। तो 1565 में राम राय जो थे चीफ मिनिस्टर ऑफ विजयनगर, वो एक आर्मी लेके गए, उन्होंने बैटल लड़ा। बैटल किस जगह पर लड़ा गया? राक्षसी तांगड़ी, जिसको तालीकोटा का बैटल भी बोलते हैं, किसी भी तरह से आपका नाम आ सकता है। इस बैटल में वो हार गए थे। सामने कौन लड़ रहा था? 3 जगह के सुल्तान लड़ रहे थे, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकोंडा, ठीक है। पहले तो उन्होंने ये कोशिश की थी कि इनको आपस में लड़वा दें, लेकिन ये तीनों के तीनों क्या हो गए थे? अपने साथ हो गए थे और फिर इनको हरा दिया। और कुछ ही समय के बाद ये समझ लीजिए पूरी विजयनगर जो था, विजयनगर की जो हम्पी शहर था, पूरा का पूरा अवेंडन हो गया, सब लोग उसको छोड़ के चले गए, सारी चीज़ ध्वस्त कर दी गई, सब खत्म हो गया। तो हमने अपोजी और डिक्लाइन दोनों के दोनों देखा। अब देखिए मैंने आपको बताया कि ये तो पूरा विजयनगर एम्पायर है, ये कृष्णा रिवर है, ये तुंगभद्रा है, इसके बीच में बढ़िया विजयनगर चल रहा है। ऊपर की तरफ ये 5 एम्पायर हैं, गोलकोंडा, ठीक है, बीजापुर इधर ही था, अहमदनगर इधर ही है, बीदर इधर ही है, एक बेरर करके है। तो ये 5 जो थे सुल्तान जो थे, इनके बीच भी काफ़ी टसल थी। इस बारे में एनसीईआरटी में बात नहीं की गई, तो मैं भी आपको बताना नहीं चाह रहा, ठीक है। जैसा कि देख सकते हैं अगले पेज में, अब देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया, जैसे ही युद्ध वो हार गया राम राय जो था, तो पूरा का पूरा विजयनगर जो एम्पायर था वो ख़त्म कर दिया गया। सारे अच्छी अच्छी इसकी इमारतें तोड़ दी गई, सब कुछ खत्म। लेकिन ऐसा पहले नहीं था, जब कृष्णदेवराय वगैरह का समय चल रहा था, या पहली जो 3 डायनेस्टी जो चल रही थी, संगम, सुलभा और तुलवा के टाइम पे, उस वक्त काफ़ी अच्छे से रहते थे ये लोग, भले ही और अलग अलग तरह के रिलीजियस लोग थे, भले ही मुस्लिम थे, हिंदू थे, लेकिन काफ़ी अच्छी तरह से रहते थे हमेशा में। अच्छा, कृष्णदेवराय ने यवन लोगों की बहुत मदद करी। यवन वो होते हैं, यवन एक संस्कृत वर्ड है जो ग्रीक लोगों के लिए इस्तेमाल किया गया है। उन्होंने उसको काफ़ी शरण दी थी अपने यहाँ, तो इसलिए उनको इस्टेब्लिशर ऑफ द यवन किंगडम भी बोला जाता है। कृष्णदेवराय को ये टाइटल मिला हुआ है, ठीक है, ये आप समझ रहे हो।
ये तो जब कृष्णदेव राय की जब मौत हो गई उसके बाद ये राम राय के एडवेंचर थे जिनकी वजह से ये सब खत्म हुआ। ये बात आपकी समझ आ गई। अच्छा, अब मैंने आपको बताया था जो एक नायक सिस्टम होता था, उस नायक सिस्टम के बारे में यहाँ इस पैराग्राफ में पढ़ लेते हैं। लास्ट CAPF में ऐसे क्वेश्चन आया था, बहुत सिंपल सा। ठीक है, देखिए नायक नायक कौन, देखो राजा तो राजा होते थे, नायक कौन थे? मिलिट्री चीफ होते थे जिनको अपॉइंट किया जाता था कंट्रोल करने के लिए अलग अलग जगहों को। उनके पास अब खुद की एक आर्मी होती थी। ठीक है जी, तो ये चीफ जो थे उनको किस नाम से जाना जाता था? नायक नाम से जाना जाता था। जो क्या बोलते, तेलुगु बोलते थे और कन्नड़ा बोलते थे उनमें से ज़्यादातर, ये सिस्टम था। अच्छा, कभी कभी कोई कोई उनमें रिवेल भी कर देता था, मतलब विद्रोह कर देता था राजा के खिलाफ, लेकिन उस सबको सप्रेस कर दिया जाता था। राजा बहुत पावरफुल था, राजा के पास आर्मी ज़्यादा थी और काफ़ी अलग नायक भी थे उसके सपोर्ट में। जब सारे नायक खिलाफ हो जाएंगे तभी तो राजा कमज़ोर पड़ेगा, एक आध नायक के खिलाफ होने से क्या दिक्कत पड़ रही है। अच्छा, इस सिस्टम को अमर नायक सिस्टम भी बोलते हैं। कौन सिस्टम? अमर नायक सिस्टम। ये एक बहुत ही मेजर इनोवेशन थी विजयनगर एम्पायर की। अमरनायक सिस्टम किसने बनाया? विजयनगर एम्पायर में बना था। इस पूरे सिस्टम को अलग अलग मिलिट्री चीफ को अलग अलग एरिया दे दिया पूरे एम्पायर का, वो उसको कंट्रोल कर रहे हैं। किस तरह से होता था ये एक सिस्टम। दिल्ली सल्तनत में भी एक सेम सिस्टम चलता था। दिल्ली सल्तनत का जो टाइम था उस वक्त भी सेम सिस्टम चलता था, इक्ता सिस्टम बोलते हैं उसको। उसमें भी इक्तादार होते थे, जैसे इसमें नायक हैं वहाँ पे इक्तादार होते थे, वो टैक्स लेते थे। ऐसे यहाँ पे कौन से थे? नायक। तो काफ़ी मिलता जुलता है। तो आपसे अगर कोई पूछ ले कि अमर नायक सिस्टम जो वो किससे मिलता जुलता है? इक्ता सिस्टम ऑफ दिल्ली सल्तनत। ठीक है जी। अभी अगर बात कर लें, जो अमर नायका जो थे वो मिलिट्री कमांडर थे, ये आपको मैंने पहले ही बता दिया। ठीक है, अमर नायका वर मिलिट्री कमांडर्स हु वन गिवन टेरिटरी टू गवर्न बाय द राया, ये मैं आपको बता ही चुका हूँ। ठीक है, दे कलेक्टेड टैक्सेस एंड अदर ड्यूज फ्रॉम पीजेंट्स, क्राफ्ट पर्सन एंड ट्रेडर इन द एरिया। टैक्स वगैरह कलेक्ट करते थे पीजेंट से, क्राफ्ट पर्सन, ट्रेडर से। दे रिटेन्ड पार्ट ऑफ रेवेन्यू फॉर पर्सनल यूज एंड फॉर मेंटेनिंग ए स्टिपुलेटेड कंटीजेंट ऑफ हॉर्सेज एंड एलिफेंट। जो भी रेवेन्यू आता था उसमें से वो पर्सनल यूज के लिए कुछ रख लेते थे और बाकी का जितना भी सामान को ज़रूरत पड़ेगी आर्मी को मेंटेन करने के लिए, हाथी घोड़ों को रखने के लिए, उसको भी रख लेते थे। बाकी का किसको दे देते थे? राजा को देते थे। इससे क्या मतलब है कि राजा उनको कोई सैलरी नहीं देता था। वो जो कलेक्ट करते थे उसी में से अपना निकाल लेते थे, अपने लिए रख लेते थे और बाकी का राजा को भी दे देते थे। राजा के लिए काफ़ी गिफ्ट भी देते थे वो, जिसमें लिखा हुआ है। अभी जो सिस्टम का नाम था अमर नायका। अमर एक संस्कृत वर्ड समर से लिया गया है। समर का मतलब होता है जो वॉर होता है, तो तेरे वॉर कमांडर अमर नायक। समझ रहे हो, कुछ ना कुछ सिमिलरिटी है इसमें। अच्छा, आगे देखते हैं। आगे का पूरा नया एक टॉपिक स्टार्ट, उसका नाम है विजयनगर द कैपिटल एंड इट्स एनवरेंस। एनवरेंस होता है पूरा का पूरा लेआउट, किस तरह की इसमें पूरी पूरी व्यवस्था थी। देखते हैं। देखिए एक नक्शा है, आपको दिख रहा होगा। नक्शे में कई सारी चीज़ें हैं। इसमें इधर साइड में लिखा हुआ अर्बन कोर। ठीक है, इधर आप देखोगे साउथ वेस्ट में रॉयल सेंटर, उधर ऊपर नदन साइड में देखोगे सेक्रेड सेंटर। ये कुछ आप चीज़ें दिख रही हैं। इधर एकदम वेस्टर्न मोस्ट तरफ नक्शे में देखो हम्पी दिख रहा है छोटा सा लिखा हुआ, इस तरह का नक्शा है। तो आपसे कोई पूछे सेक्रेड सेंटर किधर था? नॉर्थ साइड में, बिल्कुल सबसे ऊपर की तरफ। ठीक है, कोई आपसे पूछे रॉयल सेंटर किधर था? साउथ वेस्ट डायरेक्शन में। ठीक है, सिटी के बारे में पढ़ेंगे कि पूरा का पूरा जो विजयनगर था और इसकी जो कैपिटल सिटी थी क्या था, उसमें किस तरह की चीज़ें बनी हुई थी, उस सब के बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं बहुत डिटेल में। ठीक है, देखते हैं। पहले तो ये देखते हैं सिटी के बारे में पता कैसे लगता है। ये सब भाई हमको पता क्या, अभी तो सिटी है नहीं विजयनगर की, पता कैसे लगा कि इस वक्त ये था? तो देखिए मैंने आपको बताया कि जब भी हिस्टोरियन हिस्ट्री को लिखते हैं तो काफ़ी सारे जो फॉरेन ट्रैवलर हुए या उस वक्त के जो राइटर हुए उन सब के टेक्स्ट को देखते हैं, वहाँ से पता लगाते हैं। तो काफ़ी सारे फॉरेन ट्रैवलर हैं जिनसे पता लगाया गया है। जैसे फॉरेन ट्रैवलर्स देखिए, कुछ तो 15वीं सेंचुरी के हैं। जैसे कौन कौन? एक का नाम है निकोलो डी कॉन्टी, इटली से आया था, इटलियन ट्रेडर था। तो आपसे पूछ सकते हैं निकोलो डी कॉन्टी कहाँ से आया था? इटली से। ठीक है, एक था एक एम्बेसडर था, इसका नाम है अब्दुल रज्जाक। ये कहाँ से आया था? पर्सिया के रूलर ने भेजा था। ठीक है, और एक मर्चेंट था जो रसिया से आया था, इसका नाम था अफनासी निकटिन। ये कहाँ से आया था? रसिया से। ये तो आए थे 15वीं सेंचुरी में। बेटा आपको याद रखना है, अफनासी निकटिन तो वैसे रशियन नाम लग रहा है, अब्दुल रज्जाक पर्सिया से ही आ सकता है, यूरोप से तो आएगा नहीं, और निकोलो द कंटी इटली का नाम लग ही रहा है खुद ही, इसमें कोई इतना याद रखने की कोई कठिन बात तो है नहीं। अच्छा, और कुछ 16वीं सेंचुरी के कुछ ट्रैवलर रहे हैं, इनके नाम एक बार देख लेते हैं। जैसे दुआर्ते बारबोसा, दमिंगो पीस और फर्नेजो नुनीज। ये सारे के सारे पोर्टुगीज़ हैं, सारे के सारे। ठीक है जी, उस वक्त ये आए थे। और वैसे भी 16वीं सेंचुरी की बात हो रही है, पोर्टुगीज़ से आ सकते हैं तब तक तो। अंग्रेज़ तो 1600 में आए थे, मतलब 17वीं सेंचुरी के स्टार्टिंग में।
तो सबसे पहले तो वास्को दा गामा आया था, वो पोर्तुगीज था। तो उस वक्त जो ट्रैवलर आते थे अंग्रेज, समझ लीजिए पोर्तुगीज ही आते हैं, बाद में फ्रेंच वगैरह आने लगे थे। ठीक है। अच्छा, वाटर रिसोर्सेज, पानी के बारे में देख लेते हैं कि पानी की क्या व्यवस्था थी भाई साहब। अब देखिए आपको पता है ये तो बहुत ही नेचुरल बेसिन है, किसका, तुंगभद्रा का। तुंगभद्रा से इनकी पानी की सारी ख्वाहिश पूरी हो जाती है। फिर तुंगभद्रा नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में बहती है, इस तरह से आपको मैप में भी भले देख सकते हो, तुंगभद्रा ऊपर की तरफ बहती है, इसी तरह का उसका नक्शा है, यूँ ऊपर की तरफ ऐसे जाती है, इधर साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ। ठीक है जी। और नॉर्थ ईस्टर्ली डायरेक्शन है, मतलब उधर की तरफ बह रही है, नॉर्थ ईस्ट की तरफ। ठीक है। अच्छा, काफ़ी सारी चीज़ें बनाई गई पानी के लिए, जैसे एक 15वीं सेंचुरी में एक टैंक बनाया गया जिसको अभी के वक्त में कमलापुरम टैंक बोलते हैं। तो पूछे आपसे कमलापुरम टैंक किसने बनवाया था? विजयनगर एम्पायर के राजाओं ने बनवाया था। अच्छा, एक कैनल बनाई थी, कैनल मतलब होती है नहर, जिसको हिरिया कैनल बोलते हैं। ठीक है भाई साहब। इसकी वजह से ये जो कैनल है, दिस कल्टिवेटेड वैली दैट सेपरेटेड द सेक्रेड सेंटर फ्रॉम द अर्बन कोर। सेक्रेड सेंटर और अर्बन कोर के बीच में से ये कैनल निकलती थी। ठीक है, अभी मैंने दिखाया था ना आपको, सेक्रेड सेंटर नॉर्थ में, अर्बन कोर दर साउथ ईस्ट में। ठीक है, तो एक तरह। और फोर्टिफिकेशन और रोड के बारे में बात कर लें। फोर्टिफिकेशन तो वही होता है कि महलबंदी कर देना किसी चीज़ की, इधर उधर एक पूरी दीवार बना देना। अच्छा, फोर्टिफिकेशन के बारे में कहाँ से पता लगता है? अब्दुल रज्जाक जो मैंने बताया था, पर्सिया से आया था। कहाँ आया था? सबसे पहले कालीकट, जिसको अभी खोजिकोड़े बोलते हैं, केरला में है। ठीक है, सबके सब लोग पुराने, आपको बता दूँ, ज़्यादातर कालीकट के पोर्ट से ही आए हैं यहाँ पे इंडिया में। ठीक, उसने बोला है, what was the most significant about this fortification is it enclosed agricultural tract. Abdul Razzaq noted that between the first, second and the third wall there are cultivated field, garden and house. देखिए इस तरह का सिस्टम था, जैसे कि आपको एग्जाम इसमें दिख रही होगी इमेज में, एक एक्वेडक्ट बनी हुई है। एक्वेडक्ट होती है पानी को ले जाने के लिए, जो खुली सी। और आप एक चीज़ देख सकते हो, इस पर नीचे पिलर लगे हुए। तुम सोच रहे हो इतने पुराने समय पे इस तरह की व्यवस्था करना। जैसे अभी के वक्त में पाइप जो आते हैं ऊपर उठे हुए होते हैं ना ज़मीन से, कहीं आपने लगे देखे होंगे, किसी नदी से अगर किसी शहर में पानी पहुंचाया जा रहा है उठे हुए पाइपों में, इसी तरह का एक्वाडक्ट थी। ठीक है, जो पानी इस तरह से जाता था वो उसे 3 इससे सेपरेट हो जाते थे। जैसे दिखाता हूँ आपको, उसमें फर्स्ट, सेकंड और थर्ड के बीच में एक जगह तो फील्ड थे, फिर गार्डन थे, फिर सबसे लास्ट में हाउस बने हुए थे। ये इसमें लिखा हुआ है। अच्छा, और देखिए, जैसे एक एग्रीकल्चरल ट्रैक्ट का भी एविडेंस मिलता है इसके बीच में, बिटवीन द सेकंड सेंटर एंड अर्बन कोर। ठीक है, इसे भी आप याद रख सकते हो। और देखिए पूरा का पूरा जो सिटी थी उसको फोर्टिफिकेशन हुआ हुआ था। फोर्टिफिकेशन का गेट देखो इस तरह का होता था। अब आप गेट को देखिए, गेट बना हुआ है, उसके ऊपर एक डोम टाइप का बना हुआ है। अब आपने देखा होगा डोम तो मस्जिद में होता है। ठीक है, तो आप इसी के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए, डोम ओवर द गेट आर रिगार्डेड एज टिपिकल फीचर ऑफ द आर्किटेक्चर इंट्रोड्यूस बाई टर्किश रूलर। और जो ये स्टाइल है इसको हिस्टोरियन बोलते हैं इंडो इस्लामिक स्टाइल। अब देखिए इंडो तो वो गेट के डिज़ाइन से ही हो गया, और इस्लामिक वो जो ऊपर का जो जो डोम बना हुआ है जो मस्जिद जैसा, उसको आप देख सकते हो, इसलिए इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का पार्ट है इसका जो वॉल है। अच्छा, अब देखिए ये गोपुरम देखो, ये होता है, मैंने आपको बताया था कि साउथ के जो मंदिर है उनका गेट इस तरह से, गेट बहुत बड़े होते हैं, भले ही मंदिर अंदर छोटा है लेकिन गेट इतना ऊंचा सा होगा बहुत ही, इसको गोपुरम बोलते हैं। उस वक्त के राजा इनको बनाने में बहुत रुचि रखते थे खास। ठीक है, दिख रहा है आपको, इस तरह आपने कई साउथ की मूवीज में देखा होगा। अच्छा, अर्बन कोर के बारे में पढ़ लेते हैं, अर्बन कोर के अंदर क्या था। जैसे टॉम्ब थी, मॉस्क थी, ये सब बने हुए थे, लेकिन ये मंदिरों के डिजाइन में बने हुए थे। कैसे? जो मंडप जिस तरह का होता है मंदिर, मंदिर का चौकोर, उसमें कोई डोम वगैरह तो होती नहीं है मंडप में। तो आप देख सकते हो, देखो इस डिज़ाइन को देख के कोई कह सकता है कि ये कोई मस्जिद है, और ये जबकि मस्जिद है विजयनगर की, उस पुराने टाइम की, इसमें कोई डोम वगैरह कुछ नहीं है ना, तो ये मंडप की डिज़ाइन में बना हुआ है। अच्छा, बात करें तो रॉयल सेंटर, अभी मैंने आपको 4-5 भाग बताए थे ना, अर्बन कोर था, रॉयल सेंटर था, एक सेक्रेड सेंटर था। रॉयल सेंटर और सेक्रेड सेंटर बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें कई सारी चीज़ें हैं, जैसे कई तरह के स्ट्रक्चर इनमें बने हुए हैं, उनके बारे में हम जल्दी जल्दी बात इसमें कर लेंगे। देखिए, जैसे एक स्ट्रक्चर का नाम है हाउस ऑफ विक्ट्री,
विजय का घर। अच्छा, इस क्या स्ट्रक्चर है, इसमें दो स्ट्रक्चर आते हैं, उनको मिला के बोलते हैं हाउस ऑफ विक्ट्री। एक तो होता है इसमें ऑडियंस हॉल, एक होता है महानवमी डिब्बा। कितना अजीब सा नाम है, पर यही है, ऑडियंस हॉल और महानवमी डिब्बा। अच्छा, इनको मिला के बोलते हैं। अब देखिए, जैसे ये तो है महानवमी डिब्बा, आप देख रहा होगा एक प्लेटफॉर्म सा ईंटों का बना हुआ, उसके ऊपर ये है। ऐसा बोलते हैं कि इसके ऊपर शायद कोई वुडन स्ट्रक्चर हो सकता है, या कुछ भी उस वक्त होता हो सकता है कि इसके ऊपर कोई रिचुअल किया जाता हो, कोई पूजा पाठ किया जाता हो, कुछ भी किया जा सकता है। अभी तो बस अंदाजा लगाया जा सकता है इसको देख के। एक तो ये महानवमी डिब्बा, एक ऑडियंस हॉल है इसी के पास में, इन दोनों को मिला के हाउस ऑफ विक्ट्री बोलते हैं। ऑडियंस हॉल का फोटो भी मैं आपको दिखा दूंगा अभी आगे थोड़ी देर पहले, ठीक है। और जैसे महानवमी डिब्बा के बारे में आपको बता दूं, इस पर किंग का पैलेस होता था, जैसे महल, किंग के रहने की जो जगह है, मैंने आपको बता दिया। एक ऑडियंस हॉल है, एक महानवमी डिब्बा, इन दोनों को मिला के क्या बोलते हैं, हाउस ऑफ विक्ट्री बोलते हैं। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है, जो इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, लोकेटेड ऑन द हाईएस्ट पॉइंट्स ऑफ द सिटी, वन ऑफ द हाईएस्ट पॉइंट। तो ये महानवमी डिब्बा जो है, ये पूरा प्लेटफॉर्म जो है पहले से, जो पूरे विजयनगर के जो ऊंची हाइट वाले जो पॉइंट है ना, उन पर पहले से बना हुआ है, ठीक है। और ये 40 फुट तो ऊंचा है, और 11,000 स्क्वायर फीट चौड़ा है ऊपर से। अच्छा, और ये जो पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म वो कवर है रिलीफ कार्विंग से। अच्छा, रिचुअल्स एसोसिएटेड विद दिस स्ट्रक्चर प्रोबेबली कंक्लूडेड विद महानवमी, जो ग्रेट 9th डे होता है 10 डे हिंदू फेस्टिवल का, जिसको नॉर्थ में दशहरा बोलते हैं, बंगाल की तरफ दुर्गा पूजा बोलते हैं, और साउथ में नवरात्रि या महानवमी बोलते हैं। उसमें जो 9वां दिन जो होता है, उससे इसको एसोसिएट किया जाता है दशहरा के टाइम का, जो नवमी जो होती है, कि उस वक्त शायद कोई रिचुअल इसमें इस जगह होता होगा, ऐसा बोलते हैं। अच्छा, महानवमी डिब्बा जो, उसके ऊपर ऐसी तरह की कार्विंग है, फोटो देख सकते हो आप, सामने इसमें बना हुआ है। अच्छा, ये देखिए, एक लाइन ड्राइंग टाइप की एक एलिवेशन है किसका, लोटस महल का। हमने अब क्या चीज़ देखी, रॉयल सेंटर की बात करें। रॉयल सेंटर में पहले तो क्या देखा हमने, हाउस ऑफ विक्ट्री। हाउस ऑफ विक्ट्री में दो तरह की बिल्डिंग है, महानवमी डिब्बा और ऑडियंस हॉल। अच्छा, एक दूसरी बिल्डिंग ये मिली है, लोटस महल बोलते हैं इसको। लोटस महल, इसका नाम किसी अंग्रेज ने आके रख दिया है, पहली बात तो ये। अच्छा, जैसे अदर बिल्डिंग्स में यहाँ लोटस महल की बात होगी। वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स इन द रॉयल सेंटर इज लोटस महल। बेटा देखो, मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ, आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हो कि लोटस महल कहाँ पे, विजयनगर एम्पायर में। लेकिन ऐसे क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन है कि रॉयल सेंटर के अंदर है या नहीं लोटस महल। तो लोटस महल कहाँ मिला है, रॉयल सेंटर की तरफ, ठीक है। रॉयल सेंटर किधर है, साउथ वेस्ट साइड में, एम्पायर की जो साउथ वेस्ट साइड है। अच्छा, और हाउस ऑफ विक्ट्री जिसमें ऑडियंस हॉल और महानवमी डिब्बा आते हैं, वो भी कहाँ है, रॉयल सेंटर के अंदर ही है। इसको नेम किसने किया है, किसी ब्रिटिश ट्रैवलर ने किया था 19th सेंचुरी में, ठीक है। और नाम सुनने में काफ़ी रोमांटिक टाइप का लगता है। अब देखिए, ये इतने अच्छे स्ट्रक्चर में तो नहीं जैसे अभी फोटो था, इसका असली फोटो आप यहाँ देख सकते हो, थोड़ा फूटा हुआ सी उसमें है। तो कई लोग बोलते हैं कि हो सकता है यहाँ पे किंग्स की मीटिंग हुआ करती हो। अच्छा, और रॉयल सेंटर में और क्या मिला है, देखिए ये जो है आपको, इसका पहले तो एलिवेशन दिख रहा है, इसकी डिज़ाइन कैसी, देखो सामने ये है, फिर दो इस तरह के डोम है, फिर तिकोने डोम है दोनों तरफ, फिर इस तरह का डोम है, फिर तिकोना डोम है। ये काफ़ी लंबी एक बिल्डिंग है। इसका असली फ़ोटो ये है। इसको बोलते हैं एलिफेंट स्टेबल। एलिफेंट स्टेबल, लोटस महल और हाउस ऑफ विक्ट्री, 3 चीज़ यहाँ मिल गई। अच्छा, और क्या क्या मिला है यहाँ पे, और एक बिल्डिंग के बारे में देख सकते हैं। वन ऑफ द मोस्ट स्पेक्टकुलर ऑफ दीज इज़ नोन एज हजरा रामा टेम्पल। एक हजरा रामा टेम्पल है, वो भी यहाँ पे मिला है, ठीक है जी। तो 4 चीज़ें बताई हैं मैंने आपको रॉयल सेंटर के अंदर, हजरा रामा टेम्पल, एलिफेंट स्टेबल, लोटस महल और हाउस ऑफ विक्ट्री। हाउस ऑफ विक्ट्री के अंदर ही वो 2 आते हैं, ऑडियंस हॉल और वो महानवमी डिब्बा। एक चीज़ और इसमें, जैसे इसमें लिखा हुआ है, ये ऑडियंस हॉल का फोटो है, इसमें सीढ़ियाँ वगैरह भी बनी हुई है, 2 मंजिल का है ये ऑडियंस हॉल, देखिए। तो इसमें लिखा हुआ है इंटीरियर ऑफ द ऑडियंस हॉल, कहाँ पे बना हुआ है, ये मदुरई में, बेटा याद रख सकते हो आप। अब ऑडियंस हॉल और महानवमी डिब्बा पास पास में बने हुए हैं, तो ये कहाँ पे, दोनों की दोनों बिल्डिंग मदुरई में है। मदुरई रॉयल सेंटर के अंदर ही कोई जगह है। रॉयल सेंटर कोई ऐसी कोई छोटी जगह नहीं है, वो एक बड़ा हिस्से को रॉयल सेंटर बोलते हैं बेटा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं सेक्रेड सेंटर की। 4 चीज़ें देख ली हमने रॉयल सेंटर में, सेक्रेड सेंटर में क्या है उसके बारे में भी देख लेते हैं, चलिए। सेक्रेड सेंटर, सेक्रेड सेंटर में 2 इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं जिनके बारे में बात करेंगे, एक तो विरूपक्षा टेम्पल के बारे में बात करेंगे, एक बात करेंगे विट्ठल टेम्पल के बारे में। सेक्रेड सेंटर ही नाम इसका ये, धार्मिक सेंटर, सोचिए। ये समझ लीजिए यहाँ पे बहुत तरह के मिले हैं। और एक सेकंड, आपको रॉयल सेंटर के बारे में एक चीज़ बताना मैं भूल गया।
इसे पीछे देखेंगे, देखिए रॉयल सेंटर के शुरू में लिखा हुआ है कि यहाँ पर 60 टेम्पल मिले थे। फिर राजा का जो जगार मिलता है वहाँ पे भी 40 टेम्पल हैं। तो किसी को इम्पोर्टेंट नहीं कौन सा आपसे नंबर पूछ रहा है कि 60 महल में 60 मंदिर मिले। अब देखिए सैक्रेड सेंटर को देख लेते हैं क्या है। जो सिटी का जो नॉर्दर्न एंड है सबसे ऊपर होता है सैक्रेड सेंटर, ये आपको पता है, तुंगभद्रा रिवर के किनारे पे, ठीक है। एक लोकल ट्रेडिशन के अनुसार, मतलब रामायण का ट्रेडिशन है, जो वाली और जो सुग्रीव का जो राज्य था वो यहीं के हिल्स में हुआ करता था। यहाँ की जो पहाड़ियाँ हैं वहीं पे, जो रामायण में जो वाली और सुग्रीव का नाम आता है वो यहीं रहते थे, इसी जगह पर। ये सेक्रेड सेंटर है यहीं की पहाड़ियों में। अच्छा, एक दूसरे ट्रेडिशन में क्या कहानी है, कोई पंपा देवी नाम की कोई देवी थी जिन्होंने पूरा एक तपस्या की थी किसी शादी करने के लिए। एक देवता थे जिनका नाम था वीरूपक्षा, उनसे शादी करने के लिए यहाँ पर उन्होंने वो की थी। तब से उनका मंदिर बना हुआ और मंदिर में अभी भी शादियाँ होती हैं इसी वजह से एनुअली। तो शादियाँ वगैरह का ये ट्रेडिशन जो है वो रिपीट किया जाता है। अच्छा, यहाँ पे पहले और सुनो, यहाँ पे बहुत पुराने जैन टेम्पल भी मिले हैं प्री विजयनगर पीरियड के, विजयनगर पीरियड से भी पहले के, मतलब शुरुआत के, विजयनगर पीरियड के शुरुआत के। तो कुल मिला के एक इन अदर वर्ड्स हम बोल सकते हैं कि ये जो एरिया है ये काफ़ी तरह के सेवरल सैक्रेड ट्रेडिशन से एसोसिएटेड है। ये बात समझ आ गई आपके। अच्छा, जो एक तो वीरूपक्षा और ये जो पंपा देवी का जो एक मंदिर है जिसको वीरूपक्षा टेम्पल बोलते हैं, और एक विट्ठल टेम्पल की बात होगी, दो चीज़ों की यहाँ पे बात होगी। अच्छा, और देख लेते हैं। जैसे देखिए टेम्पल बनाने में कई लोगों ने योगदान दिया, कई जगह के राजा ने। जैसे आप मैंने बताया था कई लोकल रूलर उठ रहे थे, तमिल में चोला, होयसाला कर्नाटक में, इन्होंने भी काफ़ी हेल्प की है ये बनवाने में। अच्छा, और जैसे आप देख सकते हो, और हाँ एक सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको बता दूं कि जो विजयनगर के जो किंग थे वो वीरूपक्षा गॉड के उस बिहाफ पे रूल करते थे, ऐसा बोलते थे वो। जैसे अगर उनको कोई रॉयल ऑर्डर पास करना है तो उसमें साइन किसके होते थे, श्री वीरूपक्षा नाम से, कन्नड़ा स्क्रिप्ट में लिखा होता था श्री वीरूपक्षा। तो समझ गए तुम बात को, इतना ये वीरूपक्षा जो भगवान थे उनको इतना ज़्यादा मानते थे। और वीरूपक्षा भगवान किसका रूप है, शिव का रूप है बेटा, ये आपको याद रखना है। वीरूपक्षा भगवान किसका रूप है, शिव का। और आगे जो हम विट्ठल टेम्पल की बात करेंगे, विट्ठल जो भगवान है वो विष्णु का रूप है मान्यताओं के अनुसार। समझ रहे बात को। अच्छा, तो पूछ सकता है आपसे ये भी। चलो अब शिव और उसकी बात आ गई तो एक क्वेश्चन पूछता हूँ, जो भी हमारे रेगुलर बच्चे हैं वो बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि अलवर्स और नयनार्स के बारे में हमने पढ़ा था। तो आप बताइए, अलवर्स शिव की पूजा करने वाले होते थे या विष्णु की, और नयनार किसकी पूजा करने वाले होते थे, ये आपको कमेंट सेक्शन में आंसर देना है। अच्छा, गोपुरम और मंडप के बारे में पढ़ लेते। देखिए मंडप तो वही होता है जहाँ उसकी मूर्ति होती है, जहाँ पर पूजा वूजा होती है भगवान की, एक चौकोर सा जो होता है। मंडप में शादी भी होती है, वो चौकोर सा, मंडप का मतलब ही वो चौकोर है। अच्छा, गोपुरम क्या होता है, गेट होता है, ये आपको पता है। वीरूपक्षा जो मंदिर है उसका एरियल व्यू आप देख सकते हो। देखिए ये बहुत लंबा मंदिर है, यूँ आगे जाके इसका गेट ये है। देखिए बताइए गेट इतना ऊंचा है, गेट इसलिए इतने ऊंचे बनवाए थे, ऐसा बोलते थे कि इससे अथॉरिटी शो होती थी राजा की, दूर से दिख जाता था कि भाई साहब ये विजयनगर एम्पायर के राजा ने गोपुरम बनवाया इतना ऊंचा। तो ऐसे एकदम शान की बात होती थी उनके लिए। अच्छा, जो स्ट्रक्चर ऑफ इमेंस स्केल दैट मस्ट हैव बीन मार्क ऑफ इम्पीरियल अथॉरिटी, ठीक है जी। ये आप वीरूपक्षा जो टेम्पल है उसका एक वो देख सकते हो आप हिसाब किताब, ये है। देखिए इधर की तरफ गोपुरम है, ईस्ट साइड में, किस साइड में, ईस्ट साइड में। इधर गेट है, गेट से आप अंदर आओगे, हॉल वॉल मिलेगा इधर बना हुआ, इधर टैंक मिलेगा इधर बना हुआ, और इधर सबसे लास्ट में क्या है, श्राइन है। श्राइन बोलते हैं मंडप, पूजा वाली जगह है जहाँ पे पूजा वूजा होती है। काफ़ी सारे हॉल हैं इनमें, और वही सारे रिचुअल होते थे। कोई अगर पूजा पाठ डांस वगैरह हो रहा है तो ये काफ़ी सारे जो यहाँ पे हॉल वगैरह बनाए हुए हैं वो सबका काम हो सकता है। अब जैसे आप देख सकते हो, ये आपको ये दिख रहा होगा एक मंडप, ये वीरूपक्षा मंदिर के अंदर का मंडप है, कितना ज़बरदस्त है। अच्छा, इस मंडप के ही एक पिलर की लाइन ड्राइंग बना दी। देखिए क्या क्या छपा हुआ है पिलर के ऊपर, अब देख सकते हो कितनी तरह की मूर्ति, कितने तरह के भगवान, क्या क्या छपा हुआ है। तो काफ़ी अच्छी आर्ट का भी प्रदर्शन यहाँ पर देखने को हमको मिलता है। ये बात तो आपकी समझ आई गई होगी। अच्छा, और ऐसा बोलते हैं जो सबसे पुरानी जो श्राइन थी, देखिए मंदिर तो बाद में बना, गोपुरम बाद में बनवाया, लेकिन मंदिर तो बहुत पुराना है ये। तो श्राइन जो थी, जो पूजा करने की जगह, अर्लीस्ट जो श्राइन थी, ठीक है, वो 9-10 सेंचुरी की बनी हुई है तब से। फिर बाद में बड़ा हुआ ये मंदिर, विजयनगर एम्पायर जब वगैरह के लोग जो आ गए, फिर कृष्णदेव राय ने इसका गोपुरम बनवाया, तो काफ़ी वो हुआ था मतलब। अच्छा,
ये आपकी समझ आ गई बात। आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो गोपुरम है इस मंदिर का विरूपाक्षा का, वो ईस्ट में है। मैंने दिखाया था आपको अभी प्लान, ये इसका नक्शा है, इधर ईस्ट में इसका गेट है। इस मंदिर को, इसको मत देखना। अब ऐसे ये खींचा इस तरह से फोटो कैसा लग रहा है हमको कि उधर की तरफ है, नॉर्थ की तरफ नहीं, ये उल्टा खींचा है फोटो। आप यूँ करके समझिए, ये ईस्ट डायरेक्शन में है इसका जो गेट है, ये ईस्ट है, इधर की तरफ वेस्ट है, इधर नॉर्थ है, इधर साउथ है। समझ जो बात है। अच्छा, ईस्ट में इसका गेट है। और जैसे ये देखिए, एक बहुत गजब का हुआ है, आपको देख रहे हैं, ये सेक्रेड सेंटर में बने हुए हैं दोनों की दोनों जगह, विरूपाक्षा टेम्पल भी, विट्ठल टेम्पल भी। विट्ठल टेम्पल के अंदर एक चैरेट बना हुआ है, चैरेट होता है रथ। आपने रथ का कभी फोटो देखा होगा, पता नहीं किस नोट पे है, मुझे याद नहीं है, 100-200 किसी की नोट्स पे तो बना हुआ है, किसी ना किसी पे एक रथ का फोटो होता है, वो विट्ठल टेम्पल के रथ का ही फोटो है वो। अच्छा, जैसे अच्छा ये देख सकते हो आप, ये किस तरह का पवेलियन है। पवेलियन वही उसको मंडप को ही बोलते हैं, जो पूजा की जो जगह होती है। जैसे देखिए, इतना ऊंचा, इतने बड़े पहले तो पिलर बनाए, देखिए कितने बड़े हैं, इनके ऊपर जाके ये मंदिर मंदिर टाइप का खड़ा कर दिया है। बताइए, इतने पुराने समय में। ठीक है। और हाँ, कई नायक जो होते थे वो भी अपने वो बनवा देते थे। नायक मतलब जो छोटे मिलिट्री जो कमांडर होते थे, राजा से तो छोटे ही हैं, उन्होंने भी बहुत अच्छे अच्छे गोपुरम बनवाए हैं। जैसे ये मदुरई का एक वो है, मैंने आपको बता रहा हूँ कि नायक वगैरह ने भी खूब बनवाए हैं, ऐसा नहीं कि राजा ही बनवाते थे। क्योंकि यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लेता है कभी कभी जिसमें स्टेटमेंट होते हैं, तो वहाँ उसमें अगर बोल दे कि किसी भी नायक ने कभी वो नहीं बनवाया गोपुरम, तो ये नहीं है, नायकों ने भी बहुत गोपुरम बनवाए, राजाओं ने भी बनवाए, नायकों ने भी बनवाए। अच्छा, एक दूसरी शरण के बारे में बात कर लेते हैं। मैंने आपको बताया दूसरा क्या है स्ट्रक्चर है, विट्ठल टेम्पल। विट्ठल भगवान विष्णु का वो है, विष्णु जो होते हैं महाराष्ट्र में उनकी पूजा की जाती है। आपको पता होना चाहिए कि विष्णु कौन है, विट्ठल, और विरूपाक्षा कौन है, शिव। ठीक है। इनके मंदिर में एक चैरेट का वो मिलता है फोटो। चैरेट मतलब होता है जैसे, एक सेकेंड, जैसे इसमें लिखा हुआ है, देखिए, जो विट्ठल जो टेम्पल है उसमें क्या मिलता है, एक यूनिक उसका फीचर ये है कि उसमें चैरेट मिलता है। चैरेट का देखिए फ़ोटो भी है एक इसमें, ये रहा, द चैरेट ऑफ द विट्ठल टेम्पल, इस पिछले वाले पेज में इसमें फ़ोटो भी है। ठीक है, देख सकते हो आप कितना सुंदर है, रथ है ये है ना। अब बात करें जैसे, तो हमने ये सब कई सारी चीज़ें देखी। मैंने आपको ये बता दिया कि नायक जो थे उन्होंने भी काफ़ी वो बनवाए हैं। इसमें लिखा हुआ है कि सम ऑफ द मोस्ट स्पेक्टिकुलर गोपुरम वर ऑल्सो बिल्ट बाई द लोकल नायकास। जैसे ये मदुरई का एक गोपुरम है, देखिए कितना सुंदर है, नायकों ने ही बनवाया है। ठीक है, नायक मतलब जो मिलिट्री कमांडर जो होते हैं। अच्छा, प्लॉटिंग प्लेसेस, टेम्पल्स एंड बाजार। पता कैसे चला ये सब कि ये ऐसे होता था, इन सब मतलब हमको पता कैसे चला कि ये सेक्रेट सेंटर था यहाँ पे, या इधर ये था। मैंने आपको बताया हिस्टोरियन किससे पता लगाते हैं, फॉरेन जो अकाउंट उनको देखते हैं। लेकिन किस तरह से देखते हैं, सबसे पहले जो, अब देखो इसका वो देखते हैं अपन कि किस तरह से इस सब के बारे में पता लगा। ये जो हम्पी जो है, हम्पी जो शहर है, या विजयनगर जो एम्पायर है, इसके बारे में पता लगा कैसे, वो सब के बारे में देख लेते हैं। मैंने आपको बताया कि 1800 में कॉलिन मैकेंजी जो था उसको पता चला, उसने स्टार्ट किया, काफ़ी फॉरेन ट्रैवलर्स के अकाउंट देखे, इंस्क्रिप्शन देखे, उन सब से देखा। अच्छा, सबसे स्टार्टिंग तो यहीं से हो गई थी। फिर जाके आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने भी 20वीं सेंचुरी में इसको काफ़ी ध्यान इसका रखा। फिर जब अपना देश आज़ाद हो गया तो 1976 में हम्पी को क्या रिकॉग्नाइज किया गया, साइट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस हम्पी को। और 1986 में, इसके 10 साल बाद, हम्पी को नेशनल हेरिटेज का दर्जा मिल गया। ये भी आपको याद रखना है। 1976 में क्या मिला इसको, साइट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस का दर्जा, और 1986 में वर्ल्ड हेरिटेज जो साइट होती है उसका दर्जा इसको मिल गया, जो हम्पी था। जी आपको समझ आ गई बात। अच्छा, काफ़ी तरह के मैप वगैरह को देखा, पुराने कई सारी चीज़ें देखी गई, तो उसके बाद इसके बारे में पता लगा। ऐसे हाल ही पता तो लगता नहीं है। अच्छा, और देखिए, ऐसे 3 अंग्रेज हैं, उनके नाम हैं, मुझे लगता तो नहीं कि स्टेटमेंट ये आएगा, लेकिन ये देख लीजिए। 3 थे जैसे, जिनका नाम था जॉन एम फ्रिट्ज, जॉर्ज मिचेल और MS नागाराव, ये तो इंडियन है। इन तीनों ने मिलकर स्टडी की थी काफ़ी। इन्होंने बोला था, इन आवर स्टडी दीज मोन्यूमेंट ऑफ विजयनगरा वी हैव टू इमेजिन अ होल सीरीज ऑफ वेनिट्स वुडन एलिमेंट, कॉलम, ब्रैकेट, बीम, सीलिंग्स, ओवर हैंगिंग ईव्स एंड टावर। वैसे उन्होंने ये बोला था कि जब हम इन सब का पता लगा रहे हैं, इस सब का जो नक्शा बनाते हैं हम, कि कहाँ पे बाजार हुआ होगा, कहाँ पे मंदिर थे, कहाँ पे मस्जिद थी, कहाँ पे लोग रहते थे, तो हमें एक इमेजिनेशन करनी पड़ती है कि इसकी एक लकड़ी के घरों की, कि यहाँ एक लकड़ी के स्ट्रक्चर की। पहले ज़्यादातर लकड़ी के महल वगैरह बनाए जाते थे, तो हम एक इमेजिन करते हैं। ये इस लाइन का कोई मतलब नहीं, मुझे तो लगता नहीं कि लाइन आएगी, पर आप देख सकते हैं एक बार। ठीक है,
काफ़ी सारे लोगों ने यहाँ के बाज़ारों के बारे में बताया है। जैसे मैं एक अंग्रेज़ी में आपको पहले ही उसका नाम बता चुका हूँ, फर्नाओनीज़ आया था जो पोर्तुगीज़ था। 3 बताए थे ना पोर्तुगीज़ 16 सेंचुरी में जो आए थे, उनमें उसने बोला था कि विजयनगर का जो मार्केट है ये फ्लोइंग हुए हैं विद द अबंडेंस ऑफ फ्रूट। बहुत सारे फ्रूट्स हैं, ग्रेप्स हैं, अंगूर हैं, लाइम है, बहुत कुछ, और बहुत ही सस्ते रेट पे। काफ़ी अच्छे भूखे लोग नहीं थे वो, बहुत खाते पीते लोग थे विजयनगर एम्पायर के। बेसिकली ये कहना वो चाह रहा है। ठीक है, ये देख लीजिए कृष्णदेवराय की एक प्रतिमा सी बनी हुई है। कृष्णदेवराय के बारे में बाकी लोगों ने भी कहा है। दमिंगो पीस करके जो था, पीस ने क्या बोला है कि एक मीडियम हाइट का आदमी जिसका फेयर कॉम्प्लेक्सन था, पतला तो नहीं कह सकते, थोड़ा सा मोटा ही समझ लो। अच्छा, उनके चेहरे पे किसके निशान थे? स्मॉल पॉक्स के निशान थे। ऐसे कृष्णदेवराय ऐसे लगते थे। अच्छा, ये सब देख लिया हमने। और ये थोड़ा टाइम लाइन है, इसको देख सकते हो। 1200 से 1300 के बीच में पृथ्वीराज चौहान जो हार गए थे मोहम्मद गौरी के हाथों, उसके बाद दिल्ली सल्तनत का इस्टेब्लिशमेंट हो गया 1206, स्लेव डायनेस्टी, गुलाम वंश, ये सब। फिर इसका पूरा की पूरी टाइम लाइन है, इसको आप देख सकते हो। इम्पोर्टेंट क्या है विजयनगर के बारे में? 1800 में कॉलिन मैकेंजी जो था वो उसने विजयनगर को विजिट किया सबसे पहले। ठीक है, और 1976 में वही मैंने बता दिया साइट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस का दर्जा मिल गया। और 1986 में मैंने आपको बता दिया हम्पी को डिक्लेयर कर दिया वर्ल्ड हेरिटेज साइट बाय यूनेस्को। ये था चैप्टर। इसमें क्वेश्चन काफ़ी सारे बन सकते हैं, इसमें से बनते भी हैं क्वेश्चन, लेकिन जितने बनेंगे इसी में से बनेंगे जो मैंने आपको बताया है। तो आपको एकदम चैन से इसको पढ़ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।